यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। तो यहाँ पर सीधे तौर पर पीवी नरसिम्हा राव ने ही इस पूरे के पूरे रणनीति का सूत्रपात किया था, जिसमें हम लोग इसराइल के साथ बेहतर संबंध की ओर गए और इसराइल के संबंध के साथ साथ हम लोगों ने अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाए। तो यहाँ पर दो तीन पर राष्ट्रपति अमेरिका के जो रहे उनका बहुत अमूल्य योगदान रहा है, क्योंकि जॉर्ज बुश तक पूरी तरह से एंटी इंडिया पॉलिसी हुआ करती थी अमेरिका की। लेकिन जॉर्ज बुश के बाद बिल क्लिंटन का आगमन हुआ और बिल क्लिंटन और भारत के बीच में उस काल से थोड़ा सा संबंध सुधरने शुरू हुए। और बिल क्लिंटन के बाद एक महत्वपूर्ण परिवर्तन या बदलाव आया जब बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति बने। और बराक ओबामा एक बेहतर हमारे लिए साबित हुए, उनके साथ संबंध हमारे बहुत अच्छे स्तर पर रहे। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा ड्रामेटिक चेंज आया, वो ड्रामेटिक चेंज आया डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में। आज के टाइम में अगर बात किया जाए तो भारत और अमेरिकी संबंध अपने सबसे बेहतरीन काल में या बेहतरीन युग में है, क्योंकि अगर बात किया जाए आज अमेरिका हर चीज में इंडिया की कॉपी भी करता हुआ आपको दिखेगा, और साथ में एक प्रकार से पीछे पीछे हर जगह वह समर्थन कर रहा है। और जितना समर्थन अभी हमें मिला है अमेरिका से उतना शायद कभी नहीं मिला और शायद आगे कभी नहीं मिले। अब इसमें स्थितियां खराब ये हो सकती है कि नवंबर में जो दिसंबर में इलेक्शन होने वाला है अमेरिका का, अगर गलती से ट्रंप हार गया तो ट्रंप के हारने का सबसे बड़ा खामियाजा ये होगा कि पूरा का पूरा जो अमेरिकन सिस्टम है वो फिर से पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि अमेरिका में एक बहुत बड़ी जो कहा जाता है सो कॉल्ड एक ऐसी लॉबी है जो पाकिस्तान समर्थक है, उन्हें इंडिया से बड़ी परेशानी होती है। और एक्चुअली वह अमेरिका का या अमेरिकन नहीं बल्कि वो यूनाइटेड किंगडम वाली लॉबी है। तो यूनाइटेड किंगडम वाली जो लॉबी है, क्योंकि मूल लोग जो यूएसए के हैं वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन यूके से ही आई है, तो एक बड़ी पॉपुलेशन है जो यूके वाले लोगों की है। अब ये यूके वाले लोग भारत से बहुत नफरत करते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आप कभी बीबीसी उठाकर देख लीजिए तो आपको लगता है बीबीसी का हिंदी न्यूज जो है वो एंटी इंडिया लिखने के लिए ही केवल बना है। वो हमेशा ये बताएगा कि भारत खतरे में कैसे है, ये देखिए, ये भारत की क्या गलती है, भारत की क्या असफलता है, ये बताने में पूरा का पूरा उनका 10 में से 9.5 आर्टिकल्स वैसे ही होते हैं। 0.5 आर्टिकल्स है जहां गलती से किसी इंडियन एक्टिविटी का वो लोग चर्चा करते हैं पॉजिटिव वे में, गलती से कभी कभार हो जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो पूरा का पूरा यूके वाला लॉबी है यह अमेरिका में भी बहुत स्ट्रांग है और ये काफी ज्यादा इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हटेगा वैसे ही स्थिति ये होगी कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बेहतर करने लगेगा। और पाकिस्तान के साथ जैसे ही पैसा मिलने लगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान और तेजी से आतंकवाद हमारे देश में फैलाना शुरू करेगा। तो अब तो यही उम्मीद है कि कम से कम डोनाल्ड ट्रंप जीते, 4 साल कम से कम और हम लोग आतंकवाद के छाए से मुक्त रहने का कोशिश कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर सेफ गार्ड ओरिजिनल पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये ऑब्जेक्टिव है। क्रिएट ए डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। यहां पर याद रखिएगा सेफ गार्ड रीजनल पीस, यहां पर बात किया जा रहा है जो क्षेत्रीय शांति है उसको सुरक्षित रखना, सुरक्षा का माहौल बनाना और स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व लाना। यहां पर क्षेत्रीय रीजनल सेफ गार्ड रीजनल पीस, यहां पर याद रखिएगा 2001 में जब ये फॉर्म हो रहा था तब यहां पर चाइना उतनी पावरफुल स्थिति में नहीं था जितनी आज है वह। तो वह चाहता था कि रीजनल पीस यानी कि वह अमेरिका से किसी भी प्रकार से झगड़े से बचा रहे, तो उसे रूस के समर्थन की जरूरत थी। तो वो यहाँ पर रीजनल पीस के नाम पर इस सारे के सारे देशों को इकट्ठा किया था। साथ में स्टेबिलिटी स्थायित्व चाहिए था कि यहाँ पर अमेरिका उसे कोई तंग ना करे। साथ में क्रिएटेड डेमोक्रेटिक, अब यहाँ पर ये अनडेमोक्रेटिक नेशन क्या बात कर रहा है, क्रिएटेड डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो यहां पर चीन के लिए डेमोक्रेसी का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, क्योंकि चीन इज ए अनडेमोक्रेटिक नेशन, वह एक अलोकतांत्रिक देश है जहां ना लोकतंत्र है ना
वहां पर लोकशाही है कुछ भी नहीं है, वहां एक सिंगल पार्टी का रूल चलता है। तो चीन और डेमोक्रेसी दोनों के दोनों विपरीतार्थक शब्द है, क्योंकि जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है वो क्या डेमोक्रेटिक इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर के क्रिएशन करेगा। तो सबसे पहले अगर मेरा किसी स्टेटमेंट को दुनिया सच मान रही है तो पहले इस चीज को तो देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जिसके इस कथन को सच मान रही है क्या उसने कभी सच भी बोला है। तो यहाँ पर तो स्थिति वही है कि डेमोक्रेसी चाइना में नहीं, लेकिन वो चाहता है कि डेमोक्रेटिक आपका एक ऑर्डर क्रिएट हो। तो डेमोक्रेटिक ऑर्डर कैसे क्रिएट होगा जब वो खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं है। तो पहले तो जरूरी है चाइना में डेमोक्रेसी लाई जाए। तो इस प्रकार से यह आपका इन सारे उद्देश्यों से एक्चुअली ये अमेरिका के विरुद्ध रसिया की कोशिश थी और चाइना की कि एक बड़ा सैनिक गठबंधन तैयार किया जाए। With assistance from Asian Development Bank and United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, SCO members have developed an intergovernmental agreement on facilitating international road transport। यहाँ पर याद रखिएगा इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट को यह संगठन आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, यह एशियन डेवलपमेंट बैंक से हेल्प ले रहा है, यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक से ये हेल्प ले रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा जो चाइना का जो पॉलिसी है वो पॉलिसी किस चीज की थी, यहाँ पर से उनकी पॉलिसी अभी दिख नहीं रही है, लेकिन पॉलिसी 2001 से आरंभ हो गई है। वह क्या करना चाह रहे हैं, वह चाह रहे हैं इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना। इन लोगों के दिमाग में एक पुरानी घटना है रेशम मार्ग की, आप लोगों ने सुना होगा इस रेशम मार्ग के बारे में। रेशम मार्ग चाइना से होता हुआ भारत के कश्मीर से होता हुआ वह सीधे आपका मध्य एशिया को जाता था। यह सबसे बड़ा ट्रेड रूट था आपका 100 बीसी में। 100 बीसी से लेके 100 एडी तक का जो टाइम पीरियड है यह सबसे बड़ा ट्रेड रूट था। उस समय ट्रेड काफी ज्यादा होता था। यहाँ पर भारतीय व्यापारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारतीय व्यापारी चाइना से जाकर रेशम खरीदते थे और उस रेशम को उठा के मध्य एशिया में बेच आते थे। तो सिर्फ रेशम ही नहीं था बल्कि यहाँ पर आपका रेशम के अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो रेशम के अतिरिक्त अन्य चीजें भी थी, जैसे मसाले से लेके अन्य और भी अन्य चीजें। तो यहाँ पर याद रखिएगा मसाले एक ऐसे चीज थे, स्पाइसेस, इन मसालों की सहायता से पूरा का पूरा भारत में सोना भर दिया गया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा जितना केजी ये लोग मसाला देते थे उतना ही केजी सोना चांदी ले लिया करते थे यूरोपियन वर्ल्ड से। तो 100 बीसी में एक रोम का इतिहासकार है, फिलोसफर है, हिस्टोरियन है, फिलोसफर है जिसका नाम है प्लिनी, जिसका नाम है प्लिनी। वह दुख व्यक्त करता है प्लिनी कि भारतीय रुपया सॉरी सोना और चांदी रोम से बड़ी मात्रा में लिए जा रहे हैं। तो वह अपनी अर्थव्यवस्था की दुर्दशा पर रोता है प्लिनी, कहता है कि ये बड़े दुख की बात है कि भारतीय व्यापार करने आते हैं और इस व्यापार में वह सारा रुपया पैसा लिए चले जा रहे हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती थी प्लिनी के लिए। प्लिनी ये सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकता है, प्लिनी आगे बढ़ता है और कहता है कि भारतीय वस्त्र भी हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, यह कहीं ना कहीं नैतिकता को खतरे में डाल देते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्लिनी चूंकि भारतीय कपड़े काफी पतले और ट्रांसपेरेंट टाइप के होते थे, तो जब पतले और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनकर वहां पर रोम के बाजारों में युवतियां बाजार में निकलती थी तो उनको यहाँ पर अपनी सभ्यता के ऊपर खतरा दिखलाई देने लगता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। तो यहाँ पर अब इसी रेशम मार्ग को फिर से रिजुविनेट करने की कोशिश हो रही है चाइना के द्वारा। अब सिर्फ रेशम मार्ग नहीं है बल्कि इसके अलावा वह विश्व के अन्य हिस्सों को भी रोड ट्रांसपोर्ट से जोड़ना चाह रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट चूंकि सस्ता होता है और यह कहीं ना कहीं दूसरे अन्य चीजों के लिए भी मार्ग खोल देगा।
तो यहाँ पर याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण इनका है। अभी आगे इनकी डिप्लोमेसी इतने ज्यादा लेवल तक बढ़ चुकी है कि यह पूरे के पूरे थाईलैंड को दो पार्ट में बांटने जा रहे हैं। इस रोड ट्रांसपोर्ट का ये रिजल्ट है कि थाईलैंड के बीचों बीच एक नहर तैयार की जा रही है जो थाईलैंड को दो पार्ट में बांट देगी, और यह थाईलैंड इसे बड़े आसानी से करने दे रहा है। अब इसके लिए समस्या ये है कि थाईलैंड को दो पार्ट में जब बांट दिया जाएगा तो जो भी चाइना सी से चाइनीज जहाज है वो सीधे बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर लेंगे। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है थाईलैंड का विभाजन, क्योंकि थाईलैंड की एक बड़ी पॉपुलेशन, एक हिस्सा जो है उसका उत्तरी हिस्सा, उसमें बड़ी पॉपुलेशन आपकी रहती है एक विशेष प्रकार के लोगों की जिनसे पूरी की पूरी दुनिया त्रस्त है। तो अब उन लोगों को काटने के लिए थाई सरकार क्या चाहती है कि बीच में एक नहर बना दिया, जैसे स्वेज नहर या पनामा नहर है, उसी प्रकार का एक नहर बना दिया जाए तो उनकी जो मूल समस्या है उससे भी उनको मुक्ति मिल जाएगी। थाईलैंड का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कट जाएगा। अब एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कट जाएगा तो इसका फायदा थाईलैंड को ये होगा कि वो जो अनवांटेड पॉपुलेशन थाईलैंड की है उनसे वो पीछा छुड़ा पाएंगे। लेकिन दूसरे साइड में समस्या हमारे लिए बढ़ जाएगी कि चाइनीज सीधे साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में एंट्री कर पाएंगे और बे ऑफ बंगाल में घुस जाएंगे। तो ये भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि थोड़ा सा अगर 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाती है चाइना की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने चारों तरफ से हिंद महासागर या कह लीजिए बे ऑफ बंगाल में चारों तरफ से हम लोगों ने घेराबंदी करके रखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। आज मैं इंटरनेशनल रिलेशन पर बहुत सारी चीजें आप लोग को एक साथ करके बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो आप लोग वापस फिर से YouTube के ऊपर इस सारे वीडियो को सुन सकते हैं। The Shanghai Cooperation Organization Charter was signed during the St. Petersburg SCO Head of State meeting in June 2002। यहाँ पर जो इनका चार्टर था उस चार्टर को साइन किया गया जून 2002 में, एंड entered into force into 19 सितंबर 2003। और यहाँ पर संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका SCO पावर में आ जाता है 19 सितंबर 2003 को। तो यह भी सितंबर की एक महत्वपूर्ण घटना है। The historical meeting of the head of the State Council of Shanghai Cooperation Organization was held on 8-9 June 2017 in Astana. On the meeting of the status of the full members of the organization was granted to the Republic of India and Islamic Republic of Pakistan। यहाँ पर याद रखिएगा बड़ी विचित्र स्थिति रही है कि रूस भारत की एंट्री चाहता था संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में,